नमस्कार, द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 का। आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन यही है कि सीसीएस कंडक्ट रूल किस ईयर का है, तो 1964 का है। आज हम इसके सारे डायमेंशन को कवर करेंगे, बट शॉर्टकट में करेंगे और उतने ही डील करेंगे जितने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी साबित हो सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्ट रूल, यानी कंडक्ट रूल जो बनाए गए थे इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। फुल कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कैसे फुल कमिटेड होगा इन इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी जो पॉलिसीज बनाए जाते हैं उसे लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, आपको पता है कार्यपालिका का होता है, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो कार्यपालिका के मेंबर होते हैं। यानी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है। यदि वो कमिटेड होंगे तो इनका बेनिफिट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। तो पहला मोटो इसका था कि गवर्नमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में जो गवर्नमेंट स्टाफ है उनका कमिटमेंट हो। तो पहला ये है ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या है, टू सेट सर्टेन मोरल स्टैंडर्ड एंड बिहेवियर, यानी एक तो मोरल स्टैंडर्ड एंड दूसरा बिहेवियर। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम aligning against government exercising undue influence और duress, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट को सबसे पहले गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी काम को करने से रोकता है यह कंडक्ट रूल। कंडक्ट रूल आपको सिखाता है कि आपको क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे पास वो भी है कि डूज और डोंट आपके क्या क्या है। इसमें से आपको किस चीज के प्रति कंडक्ट रूल अलाइन करता है, तो अलाइन करता है कि आप कोई भी काम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं करेंगे, आप कहीं इन्फ्लुएंस नहीं होंगे किसी और चीजों से। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव, कंडक्ट रूल का ऑब्जेक्टिव। शॉर्टकट में आपसे कोई पूछे तो अपने स्टाफ को यह चाहता है कि कमिटेड हो, उनका मोरल हाई हो, उनका बिहेवियर अच्छा हो और वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना जाएं, किसी और चीज से इन्फ्लुएंस ना हो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं रूल की। रूल वन क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल। अभी आपने देखा होगा हमारे पीछे वीडियो में, ईएसआई एक्ट हो, रूल्स हो या रेगुलेशन हो या फिर सीसीएस कंडक्ट रूल का पहला हो, तो फर्स्ट में हम लोग रूल 1 में प्रत्येक जगह शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की बात की गई है। यहाँ भी रूल 1 में बताया गया है कि सेंट्रल सिविल सर्विस यानी सीसीएस जो कंडक्ट रूल है हमारा 1964 का है। नेक्स्ट, रूल 2 क्या कहता है। रूल 2 में डेफिनेशन की बात की गई है और डेफिनेशन बताता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कौन कौन से होंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट एल्सो इंक्लूड, यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, सर्विसेज आर प्लेस्ड इन अ कंपनी, कॉरपोरेशन, लोकल अथॉरिटी बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा कोई लोकल अथॉरिटी में भी यदि प्लेस किए गए हो, किसी कंपनी में प्लेस किए गए हो या कॉरपोरेशन में काम करने वाले व्यक्ति भी गवर्नमेंट सर्वेंट के डेफिनेशन में आते हैं। इसी आधार पर ईएसआईसी के जो एम्प्लॉयज होंगे वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहे जाते हैं। तो रूल 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फैमिली इंक्लूड्स, अब फैमिली का डेफिनेशन यहाँ दिया गया है। फैमिली में कौन कौन से होंगे, सबसे पहला वाइफ और हस्बैंड यानी स्पाउस की बात की गई है। नेक्स्ट, डिपेंडेंट सन, डॉटर, स्टेप सन, डॉटर, अदर पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज टू हिम, वाइफ एंड होली डिपेंडेंट। तो यहाँ फैमिली के डेफिनेशन दिए गए हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनमें से किसी रिलेटिव्स का नाम दे दिया जाएगा। मैक्सिमम जो आपसे पूछा जाएगा, आपको पता है कि वाइफ, हस्बैंड ये सब लोग तो होते ही होते हैं। आपसे ब्लड रिलेशन के बात पूछी जाएगी, रिलेटेड बाय ब्लड, और मैरिज टू हिम, वाइफ एंड होली डिपेंडेंट। तो इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। रूल 2 क्या था, दो चीजें। पहला, गवर्नमेंट सर्वेंट में कौन कौन से लोग काउंट होते हैं और फैमिली के डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं। तो ये था हमारा रूल 2। रूल 3 देखे तो रूल 3 जो हमारा रिलेटेड है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल all times maintain absolute integrity and devotion। सीसीएस कंडक्ट रूल इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि आप मिनिमम 3 साल की सर्विस कर चुके हैं, तो ऐसे में आपको लगभग सीसीएस कंडक्ट रूल से रिलेटेड कि आपको कैसे कंडक्ट करना पड़ता है ये लगभग चीजें पता है। और ये कहावत भी पता होगा कि हम
24/7 गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। इसीलिए हमें जब स्टेशन छोड़ते हैं तो हमें परमिशन लेनी होती है। यहाँ पर आपसे 24 आवर इंटीग्रिटी एंड डिवोशन की उम्मीद की जाती है। इसी क्रम में जब कोई व्यक्ति अपने ऑफिस के लिए यात्रा करता है तो यात्रा के दौरान आपसे उम्मीद की जाती है कि आपकी इंटीग्रिटी, डिवोशन और आपका जो बिहेवियर है वो एक सिविल सर्वेंट की तरह हो। उस बीच में ताश खेलना, जुआ खेलना, ये सारे सीसीएस कंडक्ट रूल में कवर होते हैं और वो करने की मनाही की गई है। तो ये था हमारा रूल 3 जो कि कंडक्ट हमारा देखा जाता है। नेक्स्ट रूल 3 का आपसे यह भी उम्मीद की जाती है कि कमिट टू अपहोल्ड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी आप विवेक के साथ काम करेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा डेमोक्रेटिक वैल्यू यानी जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य है, लोगों का तंत्र जो बनाया गया है, इंडिया में इतने खूबसूरत संविधान बने हैं तो उसके डेमोक्रेटिक वैल्यू और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को हमें ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट आपसे यह भी उम्मीद की जाती है सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर्स, डिसेंसी एंड मोरलिटी। ये कुछ की पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है और इन चीजों का पालन करना होता है, ये हमें अपने कंडक्ट में लाना होता है। नेक्स्ट मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी। एक तो ऑनेस्टी एंड एथिकल स्टैंडर्ड यानी हमें नैतिकता से भरा होना चाहिए, हमारी नैतिकता उच्च होनी चाहिए, लोगों के प्रति और गरीबों के प्रति दया करुणा का भाव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पॉलिटिकली रूप से एक तरफ बायस नहीं होना होता है। क्यों? क्योंकि एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसे अपने सर्विस पीरियड में कई गवर्नमेंट के साथ काम करना होता है, तो आप जिस गवर्नमेंट के पक्ष में होंगे उनके साथ काम अच्छे से करेंगे, जिनके पक्ष में नहीं होंगे उनके कामों को आप उतने ध्यान नहीं देंगे। इसलिए गवर्नमेंट स्टाफ से उनके कंडक्ट के लिए ऐसा माना जाता है कि उन्हें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। ये अलग बातें हैं कि यहाँ पर आपको एक विरोधाभास देखने को मिलेगा, जहां पर आपको राइट टू वोट है। जब राइट टू वोट आपको मिला है तो वोट आप किसी भी दोनों पार्टी को तो नहीं दे सकते। ऐसे केसेस में ये कंट्रोवर्सी है, बट जब भी कंट्रोवर्सी होती है तो आपके जो राइट है वो राइट ऊपर होते हैं। नेक्स्ट आपसे उम्मीद की जाती है कि आप प्रमोट करेंगे किस चीज को? प्रिंसिपल्स ऑफ मेरिट, यानी जब आप सिलेक्शन प्रोसीजर में आएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर में आप मेरिट को वैल्यू देंगे। दूसरा फेयरनेस लाएंगे सिस्टम में, एंड इम्पार्शियलिटी यानी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे। इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज, आप अपने ड्यूटी करते समय किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, जो जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर इस टाइप के डिस्क्रिपेंसी आप नहीं करेंगे, यानी मेरिट को महत्व देंगे, फेयरनेस लाएंगे और इम्पार्शियलिटी लाएंगे। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। दो चीजें हैं, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा यानी जिम्मेदार होना पड़ेगा, एंड ट्रांसपेरेंसी आपको लानी होती है। नेक्स्ट इसके कुछ और भी पार्ट है जो हमने पीछे बात किया कि वीकर सेक्शन जो कि कमजोर तबके के लोग हैं उनके प्रति खास करके आपको रिस्पॉन्सिवनेस यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पब्लिक। नेक्स्ट है कर्टेसी, आपको कर्टेसी दिखाना होता है, गुड बिहेवियर करना होता है, इसके साथ विद द पब्लिक। नेक्स्ट टेक डिसीजन सोलिली इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी आप कोई डिसीजन लेंगे उसका मोटिव, उसका मूल भाव पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी मैक्सिमम लोगों का भला हो। लोगों का भला दैट मीन्स कि उसके प्रॉपर बेनिफिशियरीज का भला हो। आपसे जो एक और उम्मीद की जाती है वो ये भी है कि जो भी पब्लिक रिसोर्सेज हैं, यानी जो सरकारी संपत्ति जिसे बोलते हैं, पब्लिक रिसोर्सेज बोलते हैं, या फिर फंड का पैसा हो, ऐसे चीजों को हमें एफिशिएंटली यूज करना है, इफेक्टिवली यूज करना है और इकोनॉमिकली यूज करना है। जैसे हम अपने बचाए हुए पैसे को इकोनॉमिकली यूज करते हैं, एफिशिएंटली यूज करते हैं एंड इफेक्टिवली यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट के पैसे, गवर्नमेंट के संसाधनों को हमें एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली यूज करना होगा। नेक्स्ट डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट रिलेटिंग टू हिज पब्लिक ड्यूटीज एंड टेक स्टेप्स टू रिजॉल्व एनी
conflicts in a way that protect the public interests। जहां भी ये कन्फ्लिक्ट आते हैं कि आपके प्राइवेट इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, इस दोनों में, तो आपको यहां पर कन्फ्लिक्ट्स को दूर करना होगा और पब्लिक इंटरेस्ट को महत्व देना होगा। नेक्स्ट कहता है आपको ऐसे चीजों से बचना चाहिए जो कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, चाहे वो किसी इंडिविजुअल से हो या ऑर्गेनाइजेशन से हो, जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ऐसे चीजों से दूर रखना होगा। नेक्स्ट है मेक, कोई रिकमेंडेशन करते हैं या फिर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो क्या होना चाहिए, ऑन मेरिट बेसिस होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेसिस पर। ये पॉइंट हमने पीछे भी देखा है कि हमें जो एक्ट करना है वो फेयरनेस लानी है, इम्पार्शियलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के प्रति, खास करके पुअर पर्सन के साथ। नेक्स्ट, रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज कंट्रेरी टू लॉ। ये वर्ड है कंट्रेरी टू लॉ, यानी जो लॉ के अगेंस्ट होगा ऐसे किसी भी कार्य को करने से हमें बचना है। रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एस्टैब्लिश प्रोसेस, जो प्रोसेस एस्टैब्लिश किए गए उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो हमें वो चीजें नहीं करनी होती है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन मेंटेन करने होता है एंड लिएबल टू इम्प्लीमेंट द लॉफुल ऑर्डर्स ड्यूली कम्युनिकेटेड टू हिम। आपको जो कम्युनिकेट किया जाता है आपके कार्य के लिए वो आपको इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करना होता है, एक ये था। नेक्स्ट, आपको अपने काम जो करने हैं, जो ड्यूटी डिस्चार्ज करने हैं, वो प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन, इसमें दो चीजें दिखनी चाहिए कि आप कितने प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, कितने वैज्ञानिक तरीकों को यूज करते हैं और आपके डेडिकेशन काम के प्रति कैसा है। नेक्स्ट है, यदि आप सुपरवाइजरी पोस्ट पर काम करते हैं, यानी एज ए सुपरवाइजर, यानी आपके अंदर कुछ स्टाफ काम कर रहे हैं, तो आपको पॉसिबल स्टेप्स लेने होते हैं। किस चीज़ के लिए, इंश्योर करना होगा कि आपके अंदर काम करने वाले लोग जो हैं इंटीग्रिटी एंड डिवोशन के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। नेक्स्ट, ये कहता है कि आपको अपने बेस्ट जजमेंट के आधार पर काम करने चाहिए। कब तक, यानी अपने मर्जी से भी काम कर रहे हैं तो बेस्ट जजमेंट, आपका बेस्ट जजमेंट किसी भी स्थिति में उत्तम चीजों को दिखाता है, यानी उत्तम स्टेप्स, बढ़िया आपका जो काम करने का तरीका होगा उन्हें दिखाएगा कि आपको बेस्ट जजमेंट के साथ काम करनी होगी, जब तक कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज ऑफिशियल सुपरवाइजर, जब तक कि आप किसी सुपरवाइजर के अंदर नहीं काम कर रहे हैं तब तक आप अपना सुपरवाइजर खुद है, तो आपको बेस्ट जजमेंट के साथ काम करना होगा। आपके सेफ्टी के लिए एक चीज दिया गया है, यदि आपको कोई ऑफिशियल सुपरवाइजर राइटिंग में नहीं देता है तो आप उसे बचे। कहा गया कि डायरेक्शन ऑफ ऑफिशियल सुपरवाइजर शैल ऑर्डिनरली भी राइटिंग में होने चाहिए कोई भी। ओरल डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट शैल बी अवॉइडेड, यानी ये जो ऑर्डर देने वाले या जिनके लिए ऑर्डर एप्लीकेबल है, दोनों के लिए अवॉइड किए जाने चाहिए। देने वाले भी इस तरह के ओरल ऑर्डर देने से बचे, बजाय कि लिखित में देने के। एज फार एज पॉसिबल ओरल डायरेक्शन आर टू बी कन्फर्म देयर आफ्टर, यानी जो ओरल डायरेक्शन होगा उससे बाद में कन्फर्म जरूर किए जाने चाहिए। यहाँ भी वही बात कही गई है कि यदि ओरल कोई डायरेक्शन है तो हमें जस्ट क्या करना चाहिए, एट द अर्लीस्ट ऑफिशियल सुपरवाइजर के साथ उसे कंफर्म करना चाहिए। नेक्स्ट, अब है रूल 3A। अभी तक हमने देखा रूल 3 में जो जनरल प्रोविजन किए गए हैं आपके कंडक्ट को लेकर के, कि आपके कंडक्ट कैसे होने चाहिए, देश के प्रति, रूल रेगुलेशन अप्लाई करने के प्रति या फिर अपने सबऑर्डिनेट के प्रति इत्यादि। नेक्स्ट है 3A में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी की बात की गई है, यानी कॉर्टियस इन परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए और कर्टेसी होनी चाहिए। इसमें वही है, नॉट टू अडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिक्स, यानी आपको डायलेटरी टैक्टिक्स नहीं अपनाने हैं, एंड विलिंगफुल, आपको डिले नहीं करने हैं, किसी कार्य को जानबूझ करके डिले नहीं करना है। नेक्स्ट है 3B। 3A हमने देखा था, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग एज ऑफ मैरिज, environment protection, protection of wildlife and cultural heritage, prevention of crime against women। नेक्स्ट है रूल 3C। रूल 3C रिलेटेड है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। इसमें तमाम सिंपल बातें कही गई है, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें क्या क्या आते हैं, किसे आप सेक्सुअल हरासमेंट मानेंगे। पहला, फिजिकल कॉन्टेक्ट, दूसरा एडवांसेज, तीसरा डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, नेक्स्ट
sexually colored remarks, showing pornography and other physical, verbal, non-verbal conduct of sexual nature। तो ये इतने पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स इसके कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। फिजिकल आते हैं, वर्बल आते हैं, नॉन वर्बल आते हैं, जो भी आते हैं ये 5-6 पॉइंट्स है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं से पूछे जाने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट रूल 4 को देखें तो यहाँ बात की गई है नियर रिलेटिव्स इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट या प्राइवेट। इसे बहुत ज्यादा डील ना करें तो आपको लगभग इन चीजों के लिए मनाही की गई है। आपको कहा गया है यहाँ पर नॉट टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैमिली मेंबर्स इन एनी कंपनी फर्म। फिर आपको कुछ जगह छूट जहां दी गई है वो है प्रीवियस सैंक्शन, कि आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना होगा कहां पर, फॉर फैमिली मेंबर्स टू एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी फर्म विच क्लास 1 ऑफिसर हैज ऑफिशियल डीलिंग। तो इस तरह से आपको कुछ सैंक्शन के साथ कहीं पर परमिशन मिल भी जाती है। इंटीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ प्राइवेट जॉब बाय फैमिली मेंबर्स एट द अर्लीस्ट एंड आल्सो इंटीमेट वेदर ही हैज एनी ऑफिशियल डीलिंग्स। ये आपको इंटीमेट करना होता है आपके फैमिली मेंबर यदि कहीं ऐसे ज्वाइन करते हैं तो कंडक्ट रूल कहता है। रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 का ये पार्ट है, सेम चीज है। इसमें क्या बात की गई है, कहीं भी ऐसा सैंक्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने हैं जहां पर आपके फैमिली मेंबर एम्प्लॉयड होंगे, वहां पर उनका पर्सनल इंटरेस्ट होगा। यदि दिए जाते हैं तो ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ ऑफिशियल सुपरवाइजर, उनके अप्रूवल की आवश्यकता होगी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लोज रिलेशन के बारे में भी आपको जानकारी देनी होती है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट प्रायर इंटीमेशन की जरूरत होती है, आपको प्रायर परमिशन या इंटीमेशन देना होता है जब आपके कोई भी नियर रिलेटिव जो है क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। अब यदि आपसे यहाँ क्वेश्चन बनता है कि क्या आपके यदि ब्रदर है, सिस्टर है, यदि वो कहीं फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या आपको ऑफिस को इंटीमेट करना चाहिए, क्या उनसे परमिशन लेनी चाहिए, तो बिल्कुल सीसेस कंडक्ट रूल 4 कहता है कि आपको इसके लिए परमिशन या इंटीमेशन लेनी होगी। नेक्स्ट रूल 5 जो है पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन से रिलेटेड है। आपको पता है कि यहाँ पर किस किस चीज के लिए मना की गई है। आपको कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी या उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट नहीं होने के लिए कहा जाता है। उसके बाद आपके फैमिली मेंबर को भी किसी भी मूवमेंट वगैरह में शामिल होने से मना किया गया है। नेक्स्ट उसमें है इसका जो डिसीजन होगा उसका फाइनल होगा, बाद में जो डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। उसके बाद है कि कहीं भी कैनवास, इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस आपको नहीं करना है या फिर किसी पार्टी का इलेक्शन सिंबल प्रदर्शित नहीं करना है। यह है पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट नॉट टू ज्वाइन और कंटिन्यू अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन, यानी आप किसी एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके मेंबर नहीं बने रह सकते। नेक्स्ट ये तो आपको पता ही है कि रूल जो 7 कहा गया कि किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में एंड स्ट्राइक में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, खास करके तब जो कि स्टेट के सोवर्जिनिटी की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो और रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स इससे रिलेटेड हो, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड हो, डिसेंसी एंड मोरलिटी जो हमने पीछे देखा था सेम मैटर यहाँ भी बताए गए हैं। नेक्स्ट जो कहा गया है ये भी रूल आपको अधिकाधिक पता होगा, रूल 8 जो कहता है कनेक्शन विथ प्रेस और मीडिया, यानी कहीं भी आप प्रेस और मीडिया में आकर कुछ भी वक्तव्य या डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकते हैं। बट इसमें एक बात कही गई एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन, यानी जब तक प्रीवियस सैंक्शन आपका पास नहीं है तब तक ऐसे में कहीं भी आपको पार्टिसिपेट नहीं करने होते हैं। तो ये था हमारा रूल 8 का। दूसरा यदि कहीं पर ऐसा किया जाता है तो इस केस के लिए है कि जो भी आपके व्यूज एक्सप्रेस किए जा रहे हैं ये आपके खुद के होने चाहिए, ओन होने चाहिए, नॉट दैट ऑफ गवर्नमेंट व्हेन पब्लिशिंग अ बुक और पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक मीडिया। तो ये बातें कही गई है रूल 8 में। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कनेक्शन विद द प्रेस एंड मीडिया ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट किसमें है, तो रूल 8 में इसके लिए बाउंडेशन लगाए गए हैं। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल 9। रूल 9 कहता है कि आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, इसके लिए करंट पॉलिसी पर या किसी गवर्नमेंट के एक्शन पर आपको मीडिया में या डॉक्यूमेंट किसी भी या खुद के नाम पर हो या एनोनिमसली हो या फिर सीडोनिमसली हो, किसी भी तरीके से आपको प्रेजेंट
नहीं करने हैं, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं करना है, किसी पॉलिसी के अगेंस्ट आपको नहीं बोलने होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं देने हैं, कोई भी वक्तव्य नहीं देने हैं जो कि एम्ब्रेसिंग हो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ऐसे एम्ब्रेसिंग वाले मैसेजेस नहीं देने, आपको स्टेटमेंट नहीं देने। रूल 10 एविडेंस से रिलेटेड है, एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी, यानी किसी अथॉरिटी के पास एविडेंस देने से। प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड टू गिव एनी एविडेंस बिफोर एन इंक्वायरी बाय पर्सन कमिटी। इस तरह के कमिटी और पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट्स देने हो, एविडेंस देने हो, उसके लिए प्रायर सैंक्शन की आवश्यकता बताई गई है। ये आपको पता है आरटीआई 2005 का है, आरटीआई एक्ट। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी इन गुड फेथ कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट, यानी आरटीआई एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करने होते हैं। आपको कोई भी कम्युनिकेशन डायरेक्टली एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और एनी पार्ट thereof और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी पर्सन, यानी न दूसरे व्यक्ति को या दूसरे गवर्नमेंट स्टाफ को भी नहीं, सर्वेंट को भी नहीं शेयर करने होते हैं। तो ये था हमारा अनऑथोराइज कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन। अनऑथोराइज कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन कहीं नहीं देने का रूल 11 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, रूल 12 सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, ये आपके लिए बीच बीच में यूज होता रहता है। प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टिंग एसोसिएटिंग विथ टेकिंग कंट्रीब्यूशन और कलेक्शन ऑफ कैश। आप ये ऑफिसेज में देखते होंगे कि आप यदि कोई कलेक्शन कर रहे हैं कैश का या कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं किसी से, तो उसके ऑब्जेक्टिव व्हाटसोएवर एसोसिएशन विथ फ्लैग डे कलेक्शन, फ्लैग डे का कलेक्शन भी होगा, उसमें भी प्रायर सैंक्शन की जरूरत होती है, प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड होता है। फंड रेजिंग बाय नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी परमिटेड, तो ये परमिट किए गए हैं। रूल 13 गिफ्ट से रिलेटेड है, आपको पता है ये चीजें कि गवर्नमेंट सर्वेंट किसी से गिफ्ट लेता है तो उसकी एक लिमिटेशन बताई गई है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे किसके लिए कितनी लिमिट तय की गई है। नॉट टू टेक गिफ्ट फ्रॉम हिम और परमिट फैमिली मेंबर्स ऑन हिज बिहाफ, यानी उसके बिहाफ पर फैमिली मेंबर्स भी गिफ्ट नहीं ले सकते। अब क्या फ्री ट्रांसपोर्ट भी गिफ्ट के कैटेगरी में आएगा? तो बिल्कुल, आप फ्री ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, वो गिफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। बोर्डिंग, लॉजिंग और अदर सर्विसेज बाय पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स, जिसके पास साथ ऑफिशियल डीलिंग है उसके साथ यदि फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग, लॉजिंग ये सब करते हैं तो ये सारे मना की गई है और रूल 13 में इसे मना किया गया है। नेक्स्ट है कैजुअल मील, लिफ्ट, सोशल हॉस्पिटलिटी परमिटेड, ये परमिटेड की गई है। अवॉइड लेविश हॉस्पिटलिटी और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी, ये दोनों मना की गई है। तो इस बीच में थोड़ा सा एक लिटिल बिट हेयर लाइन है दोनों के बीच में कि नॉर्मल परमिटेड है एंड फ्रीक्वेंट एंड लेवाइस हॉस्पिटलिटी जो है यहाँ पे मना किया गया है। नेक्स्ट है रूल 13 एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट ऑन वेडिंग रिलीजियस, इसमें क्या कहा गया? फंक्शन फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग, जिसके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, मेक अ रिपोर्ट इफ वैल्यू एक्सीड्स, यानी ग्रुप ए ऑफिसर के लिए 25,000 से ऊपर यदि उन्हें मिलते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? रिपोर्ट करना होगा, बताना होगा। ग्रुप बी के लिए 15,000 की लिमिट तय की गई है, जबकि ग्रुप सी के लिए 7,500 की लिमिट तय की गई है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। इसके लिए कौन सा है? रूल 13 है एंड अमाउंट 25,000, 15,000 और 7,500 का लिमिट रखा गया है। नेक्स्ट, यदि गिफ्ट इन एनी अदर केस, हमने देखा पहले फंक्शन, फैमिली फंक्शन वाले में, यहाँ अदर केस में ग्रुप ए जो ऑफिसर होंगे उनके लिए 5,000 रिवाइज कर दिया गया है अमाउंट, पहले ये 1,500 था, अभी 5,000 का है। ग्रुप बी के लिए भी सेम है, सिर्फ ग्रुप सी और डी के लिए 2,000 की लिमिट रखी गई है। आपसे पूछा जाएगा ये रेट रिवाइज कब किया गया था? तो अक्टूबर 2019 में इसे रिवाइज किया गया था। बट सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सीडिंग लिमिट, यानी इससे यदि ऊपर लिमिट जाता है तो आपको सैंक्शन की आवश्यकता होगी। आपको अमाउंट दे दिया जाएगा, क्या आपको यदि 7,000 का कहीं से गिफ्ट मिल रहा है किसी अदर केस के लिए, तो क्या इसके लिए सैंक्शन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल,
इसके लिए आपको सैंक्शन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, आज की वीडियो का लास्ट रूल 13A, बाकी आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। रूल 13A रिलेटेड है डॉरी से, और आप सबको पता है कि डॉरी, गिव, टेक, अवेट, ये तीनों चीजों की मनाही की गई है। डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप डायरेक्टली करते हो या इनडायरेक्टली करते हो, डजेंट मैटर, बट ये सीएसएस कंडक्ट रूल के खिलाफ है। यदि इसका वायलेशन होता है तो वायलेशन के कैटेगरी में पनिशमेंट क्या होगा? पहला, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट दी जाएगी, और दूसरा, साथ ही साथ एडिशन टू क्रिमिनल एक्शन, यानी डॉरी के वायलेशन पर दोनों तरीके से पनिश किया जाएगा, क्रिमिनल एक्शन भी एंड देन डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग भी उसे पनिश किया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम कवर करेंगे पूरा जो बचा पार्ट है हमारा, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।